Let us continue with chapter 4 of insurance management, that is management and administration of insurance company. Insurance companies अपना बिजनेस कैसे मैनेज करती हैं और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कौन कौन होता है। मैंने ये एग्जांपल लिया लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस, फाइनेंस और एचआरडी डिपार्टमेंट होता है। ये हमें सबको मालूम है। और वाइस प्रेसिडेंट के अंदर होते हैं मार्केटिंग मैनेजर्स, मार्केटिंग रिसर्च, सेल्स प्रमोशन, डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग और उनके सेल्स टीम अंदर। देन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में आते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैनेजर फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिट, क्रेडिट एंड कलेक्शन। एचआरडी डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। सिमिलर ही है ट्रेंड इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर LIC का। HOD है, यहाँ हेड ऑफिस जो है वो अपना उसमें चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड जनरल मैनेजर्स एंड डिप्टी जनरल मैनेजर्स बैठते हैं। उनके अंदर आते हैं जोनल ऑफिसेज के अंदर आते हैं अपना सेक्रेटरी ऑडिट, चीफ अकाउंटेंट्स, डिपार्टमेंटल जोनल मैनेजर्स एंड रीजनल मैनेजर्स इंस्पेक्शन। इसके अलावा होते हैं हमारे पास डिविजनल ऑफिसेज जो हमारे हर सिटी में होते हैं। हर सिटी में इनके हेड ऑफिसेज होते हैं 2 या 4। इसके अंदर आते हैं डिपार्टमेंटल डिविजनल मैनेजर्स, डिपार्टमेंट असिस्टेंट मैनेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और अकाउंटेंट्स। इसके बाद होते हैं हमारे पास ब्रांच ऑफिसेज जो कि डेवलपमेंट ऑफिसेज से अलग होते हैं। डेवलपमेंट ऑफिसेज 2 होंगे या 4 होंगे हर एरिया में। उसके अलावा ब्रांच ऑफिसेज होंगे। ब्रांच ऑफिसेज के अंदर आते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर्स और सब ऑफिसर्स। यहाँ पर ब्रांच मैनेजर्स बैठते हैं। मीन्स ब्रांच मैनेजर्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफिसर्स काम करते हैं जो एजेंट्स रिक्रूट करते हैं। और इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी होता है जो कि पॉलिसी लॉगिन के लिए या पॉलिसी इशू के लिए या पॉलिसी के रिन्यूअल प्रीमियम्स या क्लेम्स रिक्वायरमेंट और एजेंट्स का कमीशन और उनकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए चेक करते हैं। यहाँ पर चीफ अकाउंटेंट्स भी होते हैं और असिस्टेंट्स भी होते हैं। तो ये हमारे हो गए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ LIC। अब मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ नेक्स्ट है हमारा हेड ऑफिस लेवल पे अपना सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ गए और अपना रीजनल मैनेजर्स बैठ गए। इनके आगे आगे डिपार्टमेंट्स है, 10 डिपार्टमेंट्स है। मार्केटिंग, एक्चुरियल, अंडरराइटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, पर्सनल और HRD, इन्वेस्टमेंट एंड फंड मैनेजमेंट, जो MIS एंड ऑडिट, लीगल डिपार्टमेंट, विजिलेंस डिपार्टमेंट एंड री इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। ये हमारे 10 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में। देन आता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू, मीडिया के थ्रू अपनी एडवर्टीजमेंट करता है अपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। और मीडिया में आ जाते हैं हमारे पास न्यूज़ चैनल्स हो गए या फिर कोई भी TV हो गया, अपना रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गई। इन सब के थ्रू अपना प्रोडक्ट्स के बारे में मार्केट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमारे ये प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं। डायरेक्टर सेल्स, इसमें जो हेड होता है डायरेक्टर सेल्स मार्केटिंग या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग या फिर वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, वो अपने उनके नीचे होते हैं। मैंने यहाँ पर 4 जोनल रीजनल मैनेजर्स लिए हैं, कई कंपनीज में 6 भी होते हैं। ठीक है, तो हर रीजनल मैनेजर के अंदर मैंने एक जोनल मैनेजर लिया है। जोनल मैनेजर्स यहाँ पर 4 से 5 होते हैं हमेशा ही। तो जो जोनल मैनेजर जो होता है, जोनल मैनेजर के अंदर ब्रांच, मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपको दिखाने के लिए कि ब्रांच मैनेजर है एक ब्रांच ऑफिस में, उसके अंदर सेल्स मैनेजर्स हैं, ट्रेनिंग मैनेजर्स हैं, बैंक इंश्योरेंस है, कॉर्पोरेट एजेंट्स हैं और इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं। ये डिफरेंट चैनल्स हैं जो कि सेल्स ब्रांच मैनेजर के अंदर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग मैनेजर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। बैंक का इंश्योरेंस जो हमारे बैंक्स के साथ हमारे बिजनेस है उसको हैंडल करता है, जो बैंक से इंश्योरेंस पॉलिसीज इशू करता है। कॉर्पोरेट एजेंट जिनके पास 1 या 2 या 3 कंपनीज के साथ काम करने के लिए लाइसेंस है वो। इंश्योरेंस ब्रोकर्स जो कि सारी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे चैनल्स हो गए। और इंश्योरेंस एजेंट्स, सेल्स मैनेजर्स जो होते हैं वो इंश्योरेंस एजेंट्स जो हैं इंडिविजुअल्स को रिक्रूट करते हैं। देन आते हैं हमारे पास हेड ऑफिस लेवल से ही एक्चुरियल डिपार्टमेंट। एक्चुरियल डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। एक एक्चुरी क्या होता है? एक मैथमेटिशियन हु यूजेस स्टैटिस्टिक्स टू कैलकुलेट इंश्योरेंस प्रीमियम, जो हमारे प्रीमियम्स को कैलकुलेट करता है। ही इज अ पर्सन क्वालिफाइड टू कैलकुलेट कमर्शियल रिस्क एंड प्रोबेबिलिटीज इन्वॉल्विंग अनसर्टेन फ्यूचर, स्पेशली in case of life insurance. A person who calculates premium and annuity premiums, reserves and dividends. ये एक ऐसा एक्चुअल डिपार्टमेंट है जहां पर कि सब कुछ कैलकुलेट होता है, कितना प्रीमियम किसको हमने चार्ज करना है। एक्चुअली सेड टू बी द एनालिटिकल बैकबोन ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोग्राम। अब मैं एक ही एग्जाम्पल यहाँ पर अपने एक्चुअल साइंसेस क्या है? इट इज अबाउट कैलकुलेटिंग मनी रिलेटेड रिस्क, इट इज अबाउट स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स टू मेक साउंड बिजनेस डिसीजंस। ये नहीं है कि हम हर किसी को क्लेम देते रहेंगे। अब लाइफ एक्चुअली और नॉन लाइफ एक्चुअली डिफरेंट होते हैं।
लाइफ इंश्योरेंस के केस में लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस, क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो मिनिमम 10 ईयर्स की होती हैं और मैक्सिमम 35 ईयर्स की होती हैं, 5 ईयर्स की भी होती हैं वैसे, तो फिर भी हम एग्जांपल ले रहे हैं 10 ईयर्स की। तो लॉन्ग टर्म के लिए है, यहाँ तो पल का भरोसा नहीं है। देन हेल्थ सेविंग्स अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस भी आ गई, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉलिसी ली, सेकेंड ईयर में ही एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है, तो डिसेबिलिटी में मेरे कोई भी बॉडी का पार्ट ऐसा डिसेबल हो जाता है कि मैं काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो मेरी जो पॉलिसी चल रही है उसमें वेवर ऑफ प्रीमियम की कंडीशन लगी हुई है कि जो मेरी पॉलिसीज है, मेरे बच्चों को प्रीमियम चार्ज नहीं होगा, ठीक है। बच्चों की पॉलिसीज पे प्रीमियम चार्ज नहीं होगा और मुझे भी पेंशन के बेनिफिट्स मिलेंगे कि मैं डिसेबल हो चुकी हूँ तो ऑब्वियसली काम नहीं कर सकती, तो पेंशन के बेनिफिट्स या एनुटीज मिलेंगी। तो वो सब यहाँ पे कैलकुलेट होता है। इट डील्स विद इन्वेस्टमेंट रिस्क, मोर्टेलिटी रिस्क एंड मॉर्बिडिटी रिस्क। यहाँ पर जब मेरी डेथ होगी तब अगेन मुझे पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चला गया, उसे हम प्रीमियम तो चार्ज नहीं कर सकते बिकॉज ही इज ऑन द बेड, तो हम उसको वेवर ऑफ प्रीमियम का बेनिफिट भी मिल रहा है। और जब उसकी डेथ होती है तब अगेन उसको तब तक उसको वैसे बेनिफिट मिल रहा है फिजिकल डिसेबिलिटी का, और देन जब डेथ होती है अगेन उसको इंश्योरेंस का क्लेम मिल रहा है उसकी फैमिली को। तो यहाँ पर हमारी लाइफ एक्चुअली जो है ये इस तरह से कैलकुलेट करेगी। देन नॉन लाइफ एक्चुअली क्या है, व्हीकल इंश्योरेंस। व्हीकल इंश्योरेंस के एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर अगर गाड़ी में बम्पर जो है वो प्लास्टिक का है तो उसके टूटने के चांसेस 100% ज्यादा है, ठीक है। अगर गाड़ी की बॉडी जो है वो प्लास्टिक मेड है, स्टील या फिर आयरन मेड नहीं है, तो उस केस में भी उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये जो चीजें हैं ये व्हीकल इंश्योरेंस में कवर होती हैं। अगर इसी तरह से अगर मैं लेती हूँ एयर बलून्स, कई लोगों ने अपने सिक्योरिटी पर्पज के लिए लगवा रखे होते हैं, कईयों में तो गाड़ियों में इनबिल्ट आते हैं, कई लोग लगवाते हैं। तो वो क्या है कि वहां पर भी आपको बेनिफिट मिल जाता है कि जो प्रीमियम है वो आपको कम लगेगा क्योंकि हमने रिस्क को कवर किया हुआ है। अगर गाड़ी को अगर एक्सीडेंट हो जाता है उस केस में हमारी जो रिस्क है वो कवर्ड है कि डैमेज नहीं होगा, कम डैमेज होगा, ठीक है। अगर इसी तरह से हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, जैसे कि हमारी ऑफिसेज हो गए या बिजनेस फैक्ट्रीज हो गई या बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस हो गए, वर्कर्स कंपनसेशन है, होम ओनर्स इंश्योरेंस है, माल प्रैक्टिस इंश्योरेंस है, मैरिन इंश्योरेंस, टेररिज्म इंश्योरेंस, प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस, ये सब क्या है डिफरेंट, जहाँ पे कि फिजिकल रिस्क लोगों को या उनकी प्रॉपर्टी को कवर हो जाता है, ठीक है। देन ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ टोनी की और ब्रायन की। ब्रायन जो है न दोनों सेम एज के हैं। ब्रायन जो है वो हैवी स्मोकर है और जो टोनी है वो नॉन स्मोकर है। ये हैवी ड्रिंकर है और वो बहुत रेयरली ड्रिंक करता है, लेकिन हाँ एग्जांपल लेने 2 ड्रिंक्स लेता है वीकली। यहाँ पर जो ब्रायन है वो एक्सरसाइज भी नहीं करता और जो 5 टाइम्स अ वीक एक्सरसाइज कर रहा है टॉनी। प्रोफेशन इसका कुछ क्लियर नहीं है, इसका ये अकाउंटेंट है। अनहेल्दी डाइट है इसकी ब्रायन की, टोनी जो है वो हेल्दी डाइट पे है। हॉबीज जो है सिगार्स और पोकर एंड वॉचिंग, ही इज वॉचिंग टीवी। एंड इन केस ऑफ टोनी, ब्रायन जो है उसकी टाई चाय, योगा और मेडिटेशन इसकी हेल्दी हैबिट्स हैं। तो इस केस में क्या इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो चेक करती है दोनों की ये सब चीज़ें प्रपोजल फॉर्म में ये सब हम पूछते हैं। तो ये पूछने पर क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ब्रायन का हमें कितना प्रीमियम रखना चाहिए और टोनी का कितना प्रीमियम रखना चाहिए। तो टोनी का जो प्रीमियम होगा वो ब्रायन के प्रीमियम से कम होगा, ठीक है। बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि वो तो हेल्दी डाइट पे है, दूसरा वो नॉन स्मोकर है, तीसरा वो एक्सरसाइज करता है, चौथा उसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, जैसे कि प्रोफेशन उसका अकाउंटेंट है, तो एक्सरसाइज भी वो रेगुलर कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो फिट एंड फाइन है। ब्रायन के केस में सब कुछ उल्टा है, तो उसका सेपरेट पूल बनेगा, ठीक है। यहाँ तो उसकी पॉलिसी हम एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ कंपनी लेंगी या फिर उसको अपने प्रीमियम को उसको पॉलिसी डिक्लाइन भी कर सकते हैं कि हमने नहीं आपकी पॉलिसी करनी भैया, हम इतना रिस्क नहीं उठा सकते। इसी तरह से आ जाते हैं एक्चुअल अजम्पशंस। एक्चुअल अजम्पशंस क्या है कि डेमोग्राफिक अजम्पशंस देते हैं। सबसे पहले रिटायरमेंट रेट्स, वहाँ भी क्या रिटायरमेंट का सीजन चल रहा है कि 45 की एज पे रिटायरमेंट ले रहे हैं कि 50 पे रिटायरमेंट ले रहे हैं कि 60 पे या 70 पे, तो यहाँ पर वो फ्यूचर प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग है। देन डिसेबिलिटी, कितने लोग यहाँ पर किस वजह से डिसेबल हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर जिसकी डायबिटीज था तो उसके दोनों पैर जो डैमेज हो जाते हैं, उसकी वो फैमिली हिस्ट्री में तो नहीं,
देन टर्नओवर और विड्रॉल कितनी रही है, मोर्टेलिटी रेशो क्या रही है उस एरिया की, प्रमोशनल और स्टैक पे इंक्रीजेस क्या हैं, मिसलेनियस एक्टिविटीज वहां पर क्या है। देन इकोनॉमिक एग्जाम्पशंस ले लेते हैं, प्राइस इन्फ्लेशन, देन वेज इन्फ्लेशन, प्राइस इन्फ्लेशन, रियल एस्टेट ऑफ वेज इंक्रीज, रियल रेट ऑफ वेज इंक्रीज, देन इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या है वहां पे, प्राइस इन्फ्लेशन, रियल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न, देन पेरोल ग्रोथ रेट क्या है यहाँ पे। ये सब हमारे इकोनॉमिक एग्जाम्पशंस होती हैं। देन आ जाते हैं हेड ऑफिस लेवल पे ही अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट एंड इंश्योरेंस अंडर राइटिंग evaluates the insurance application in order to decide whether to provide insurance or not. एजेंट्स की काम होता है कि वो अपना पॉलिसी बेचें, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज का काम होता है कि अपना जो रिस्क है वो मिनिमाइज करें। तो इंश्योरेंस कंपनीज जो प्रीमियम आया है उस में जो प्रपोजल फॉर्म में इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे अंडरराइटर डिसाइड करते हैं कि हमने पॉलिसी इशू करनी भी है कि नहीं करनी है, बिकॉज हम अपने लिए रिस्क तो नहीं खरीद रहे, ठीक है। कई लोग क्या होता है वो अपना अटमोस्ट गुड फेथ को फॉलो नहीं करते, प्रिंसिपल को, वो कहते हैं कि आप ये लीजिए वैसे प्रीमियम लीजिए और मेरी इंश्योरेंस इशू कर दीजिए। तो अगर क्लेम आ जाता है तो हमें क्लेम पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है उस केस में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांग सकती है। अगर उनको कहीं पर भी लगे कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें लग रहा है कि चूक रही है, तो उस केस में वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांग सकती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडर राइटर्स यहाँ पर है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट अंडर राइटर्स, इक्विटी अंडर राइटर्स, लीड और को वर्सेस को अंडर राइटर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अंडर राइटर्स, मॉर्गेज अंडर राइटर्स, मेडिकल अंडर राइटर्स, लाइफ इंश्योरेंस अंडर राइटर्स, इंश्योरेंस अंडर राइटर्स एंड डेप्ट सिक्योरिटी अंडर राइटर्स। डिफरेंट 9 टाइप्स ऑफ अंडर राइटर्स अवेलेबल है। इंश्योरेंस अंडर राइटर्स जो है वो उनकी है स्क्रीनिंग द प्रपोजल, फिक्सिंग द प्रीमियम अमाउंट, कंडक्टिंग बैकग्राउंड चेक्स, मेक इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिटेबल, कंपनी को लॉस में नहीं लेके जाना। तो यहाँ पर हमारी अंडरराइटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन अंडरराइटर्स की होंगे रिसीव्स योर एप्लीकेशन, अंडरराइटर्स रिव्यू इट, if more medically required, yes, questionnaire और मेडिकल रिपोर्ट और मेडिकल एग्जाम इस वहां पर होता है। अगर नहीं तो वो आपके इंश्योरर इश्यूज योर पॉलिसी, इंश्योरेंस मेक अ डिसीजन, उसके बेस जो इन्फॉर्मेशन उनको मेडिकल के रिपोर्ट के थ्रू या फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हमारी मांगते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के थ्रू, वो उसके बेसिस पे अंडरराइटर डिसाइड करेगा और हमारी पॉलिसी को एक्सेप्ट, डिक्लाइन या फिर स्पेशल टर्म्स पे वो कंसिडरेशन में डालेगा। देन आते हैं हमारे पास फोर्थ डिपार्टमेंट आता है फाइनेंस एंड अकाउंट्स। फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमें जैसे बाकी कंपनीज में है, यहाँ पर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंशियल अकाउंटेंट बैठा होगा, इंटरनल ऑडिटर्स होंगे जो कि चेक करेंगे कि प्रीमियम्स आ गए हैं और कितने प्रीमियम्स पेंडिंग हैं, किस किस की सैलरीज इशू करनी है। देन अकाउंट्स एंड पेबल अकाउंट्स पेबल अकाउंटेंट जो अकाउंट्स क्लर्क होगा वहाँ पे। देन आते हैं हमारे पास पर्सनल एचआर, इसमें प्रोक्योर, जैसे इसमें 5 इसके वो रहेंगे मेन फंक्शंस, प्रोक्योर, डिवेल्प, कंपनसेट, इंटीग्रेट एंड मेंटेन, जो कि रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, कैरियर प्लानिंग करेंगे, बोनस और इंसेंटिव्स पे करेंगे या फिर सैलरीज पे करेंगे। देन उसके बाद उनको मोटिवेट करेंगे और उनकी ग्रीवेंसेस को कंसिडर करेंगे एंड मेंटेन हेल्दी एनवायरनमेंट जो कि इन द कंपनी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट एंड फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजर्स जो होंगे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज के थ्रू अपना बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स में पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की हेल्प ले सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट्स और हाउस होल्ड जो है इससे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसी से पैसा बोरो भी करते हैं, ठीक है, एट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट बैंक्स और ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो भी फाइनेंशियल मार्केट्स में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे फंड मैनेजर्स का काम होता है उस पैसे को प्रॉपरली मैनेज करना, मनी मार्केट्स में डालना, सो दैट कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बीच में ठीक रहे, बैलेंस बना रहे। प्राइमरी फंक्शंस जो फाइनेंशियल मैनेजर्स के होंगे, परफॉर्मिंग फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। एमर्जिंग रोल जो होंगे फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ट्रेजरी ऑपरेटर्स, इन्वेस्टर्स कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, पेंशन फंड मैनेजमेंट और क्रेडिट मैनेजर, टैक्स मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास MIS एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। MIS डिपार्टमेंट जो होगा वो उसके 3 मेन एरियाज रहेंगे, डेवलपमेंट ऑफ न्यू पॉलिसीज, सेटलमेंट
सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पॉलिसीज। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी रहेगा वो चेक करेगा गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, की मैनेजमेंट फंक्शंस, रोल ऑफ अपॉइंटेड एक्चुअरीज, external audit, disclosures, relationship with stakeholders, interaction with supervisor, whistleblower policy, ये सब उसमें इंटरनल कंट्रोल में रहेगा इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास लीगल डिपार्टमेंट। लीगल डिपार्टमेंट विद इन 10 डेज देखेगा कि आपका रिसीप्ट ऑफ द क्लेम इन्फॉर्मेशन, वो क्लेम के प्रोसेस कैसा रहा चल रहा है, अगर वो पेंडिंग में है तो क्यों, अगर वो पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो इसमें पेमेंट हो रही है कि डिनाई कर रहे हैं क्लेम को। तो यहाँ पर वो कंसिडरेशन डालेंगे कि विद इन 10 बिजनेस डेज या 20 बिजनेस डेज आपको ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ प्रोवाइड करने हैं, इन्वेस्टिगेटर को भेजना है, ऑल्टरनेटिव फ्रेम्स के थ्रू एग्रीमेंट करना है, अगर चेक करना है उनके साथ कि और फिर इनको कम्युनिकेट करना है विद इन 10 बिजनेस डेज। देन आ जाता है विजिलेंस डिपार्टमेंट। विजिलेंस डिपार्टमेंट का रोल होता है कि मिनिमाइज द फैक्टर्स दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर करप्शन और माल प्रैक्टिस इन द इंश्योरेंस कंपनी। ये प्लान करते हैं, कंडक्ट करते हैं रेगुलर इंस्पेक्शंस और सुपरवाइज करते हैं विजिट्स को। देन आता है री इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। ये कि री इंश्योरेंस डिपार्टमेंट क्या होता है, इंश्योरेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी हमारी तो इंश्योरेंस कर दी, लेकिन अपनी भी वो इंश्योरेंस करवाते हैं कि अगर उनका क्लेम ज़्यादा आ जाए तो उस केस में वो री इंश्योरेंस कंपनी से हेल्प ले सकें कि उनके ऊपर सारा का सारा बर्डन ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी पेंडेमिक के केस में जैसे हुआ था, तो वो री इंश्योरेंस कंपनी से हेल्प ले रहे थे। इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर क्या होता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं अपनी पॉलिसीज खरीदते हैं, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस लोगों ने सबने खरीदी इंश्योरेंस कंपनी से अपना प्रीमियम पे करके। किसी का 10,000 प्रीमियम था, किसी का 20,000 प्रीमियम था, इससे कम भी होगा बहुत से लोगों का। तो उन्होंने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी से 10 लाख की या फिर 5 लाख की इंश्योरेंस खरीद ली। अब इंश्योरेंस कंपनी को तो हर बंदे को 10 to 15 लाख के बीच में देना पड़ गया, तो वो अपने क्या करते हैं, उसी में से थोड़ा सा प्रीमियम री इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं कि अपनी लायबिलिटी ट्रांसफर कर देते हैं कि हाँ कि अगर इतना क्लेम आया तो आप हमारे को उस केस में हेल्प कर देना। तो वो री इंश्योरेंस कंपनी से हेल्प ले लेते हैं। री इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर क्या है, पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम पे किया इंश्योरेंस कंपनी को और इंश्योरेंस कंपनी ने गारंटी दी कि अगर कोई एमनीफाई किया कि अगेंस्ट लॉस, अगर कोई ऐसा केस आता है तो वी विल टेक केयर ऑफ दैट लॉस। इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी ने री इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दिया, थोड़ा से प्रीमियम से जो दिया हुआ था उसमें थोड़ा सा पार्ट री इंश्योरेंस कंपनी को दिया, उसने उसके बेसिस में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इतने पार्ट का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमारी